हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इस टॉपिक के अंदर हम लोग आर्टिकल 1 से 4 के बारे में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और देखेंगे ये आर्टिकल्स के क्या फीचर्स, क्या प्रोविजंस हैं और ये कैसे इवॉल्व हुआ है। पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है टेरिटोरियल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल मीन्स बताता है कि इंडिया के पास कितना टेरिटरी है, किस स्टेट मीन्स उसका सीमा क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी मीन्स इंडिया क्या चीज़ है, मीन्स इंडिया का क्या नाम है, इंडिया दैट इज़ भारत। और ये अलग अलग फंडामेंटल्स क्वेश्चन को आंसर करता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंडिया कॉल्ड, इंडिया क्या कहलाता है, इसके बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 1 में। इंडिया को क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, इंडिया को क्या बनाता है, ये भी दिया हुआ है आर्टिकल 1 में। कैसे नए स्टेट इंडिया का पार्ट बन सकते हैं, ये दिया हुआ है आर्टिकल 2 में। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जा सकता है, इसको दिया हुआ है आर्टिकल 3 और 4 में। जो पार्ट 1 है वो बताता है कि इस कंट्री का नाम क्या होगा, इस कंट्री का टेरिटरी क्या होगा, यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के क्या स्टेटस होंगे और पार्लियामेंट का क्या पावर होगा स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। प्रायर टू द इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के पहले 1947 के पहले इंडिया जो था एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट नहीं था। वो अलग अलग प्रोविंस के द्वारा बना गया था। पहला प्रोविंस कौन सा था, ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस ऐसे प्रोविंस थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली रूल किए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बिहार। प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो कि वहाँ के जो उनका शासन जो था राजा रजवाड़ों के अंदर में था। और इंडिया में कुल ऐसे लगभग 552 प्रिंसली स्टेट थे। एग्जाम्पल के लिए हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, मैसूर। ये सब स्टेट जो थे इंडियन प्रिंस के द्वारा रूल किए जाते थे और ये डायरेक्टली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में नहीं थे। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, सबसे बड़ा चैलेंज इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ये हुआ कि ये 552 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसको वन नेशन में कैसे इंटीग्रेट किया जाए। और इस टास्क को जो कंप्लीट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन जी ने। और इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है और साथ ही साथ इंडियन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। आइए अब हम लोग आर्टिकल फर्स्ट देखते हैं। आर्टिकल नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 थ्री आइडियाज को कंटेन करता है। सबसे पहले इंडिया के दो नाम है, इंडिया और भारत। इंडिया जो कि एक यूनियन ऑफ स्टेट है और साथ ही साथ ये टेरिटरी ऑफ इंडिया को डिफाइन किया जाता है, डिफाइन करता है। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि यूनियन ऑफ स्टेट क्यों यूज़ किया गया, फेडरेशन क्यों नहीं यूज़ किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जानबूझकर इस शब्द यूनियन को लिया क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये कहना हुआ कि ये जो इंडियन फेडरेशन है वो एक रिजल्ट नहीं है एग्रीमेंट का सॉवरेन स्टेट्स का। मीन्स सॉवरेन स्टेट्स जैसे S1, S2, S3 ये आपस में एग्रीमेंट करके एक कंट्री इंडिया को नहीं बना है, ये नहीं हुआ है। ऐसा नहीं, ऐसा USA में हुआ है, वहाँ पे इसीलिए फेडरेशन है। जबकि इंडिया में सारे स्टेट आपस में मर्ज होके इंडिया को बनाए हैं। कंसिक्वेंसेस, इसके दो कंसिक्वेंस होंगे। पहला, जो स्टेट्स के पास कोई भी राइट नहीं है सिसीड करने का, मीन्स यूनियन को छोड़ के जाने का स्टेट्स को कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए यूनियन जो है यहाँ का इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाता है अगर इंडिया की ये बाउंड्री है और जो भी स्टेट्स को कोई छोड़ के नहीं जा सकता, इसीलिए इंडिया इनडिस्ट्रक्टिबल हो गया। और पार्लियामेंट जो है स्टेट को अल्टर कर सकती है। जो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, नई स्टेट्स बना सकती है, जो पुराने स्टेट हैं उसको डिवाइड कर सकती है, दो स्टेट को आपस में मर्ज कर सकती है, इनके बाउंड्री को चेंज कर सकती है, साथ ही इनके नाम को चेंज कर सकती है। जैसे उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया और उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया। तो स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है, मीन्स स्टेट का डिवीजन हो सकता है। फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेशन, तो एक बहुत ही फेमस
कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेशन है कि इंडिया जो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का मीन्स ये जो यूनियन है वो डिवाइड नहीं हो सकता, जबकि स्टेट जो है इसके अंदर वो डिवाइड हो सकते हैं। अगर इसको इंडिया को यूएसए के साथ कंपेयर किया जाए तो इंडिया जो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, जबकि यूएसए में इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। वहाँ पे ना तो यूनियन को डिवाइड किया जा सकता है, ना ही वहाँ पे जो स्टेट है उसको डिवाइड किया जा सकता है। स्टेट्स कैन नॉट सेसीड, वहाँ पे स्टेट जो है वॉलेंट्री फॉर्म द यूनियन। यहाँ पे स्टेट का जो आपस में S1 S2 S3 इनके बीच में एग्रीमेंट होके यूएसए बना है। पार्लियामेंट में अल्टर द स्टेट, यहाँ पे जो पार्लियामेंट है स्टेट्स को अल्टर कर सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ पे स्टेट को अल्टर नहीं कर सकती है। कांग्रेस मीन्स वहाँ की पार्लियामेंट। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया जो है एक पॉलिटिकल टर्म है। पॉलिटिकल टर्म किसके लिए? यूनियन ऑफ स्टेट्स के लिए। और साथ ही साथ टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? जो इंटायर जोग्राफिकल एरिया है जिसके ऊपर इंडिया अपना सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करती है। ये एक नैरोअर कंसेप्ट है ये, जबकि एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ स्टेट इंक्लूड होते हैं, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट भी इंक्लूड होते हैं, यूनियन टेरिटरी भी होते हैं, और कुछ ऐसे टेरिटरी जिसको बाद में चाहे तो गवर्नमेंट एक्वायर कर दे। जैसे सिक्किम 1975 में इंडिया में मर्ज हो गया था। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड टेरिटरी ऑफ द स्टेट। टेरिटरी ऑफ द स्टेट के लिए जैसे एग्जाम्पल हो गया झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। यूनियन टेरिटरी का एग्जांपल हो दिल्ली, लद्दाख, पुडुचेरी। और फिर टेरिटरी जो कि इंडिया के द्वारा एक्वायर किया गया। इंडिया जो है टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है मीन्स थ्रू सेसेशन, मीन्स कहीं से वो जीत सकती है। कोई ट्रीटी किसी से खरीद भी सकती है, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। जैसे अलास्का है, अलास्का को यूएसए ने रसिया से खरीदा था, परचेज किया था। कॉन्क्वेस्ट हिस्टोरिकली मीन्स पहले जो होता था ना कब्जा कर लिया जाता था, तो अब तो वैसा कुछ होता नहीं है। एक्रेशन मीन्स कोई आपस में मीन्स मर्ज करना चाहती है आपके साथ कोई कंट्री, तो ऐसे भी टेरिटरी का इंडिया का पार्ट बन सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, जो 1950 के टाइम पे जो स्टेट्स थे 4 कैटेगरी में डिवाइडेड थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए जो स्टेट थे फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंसेस, मतलब ये जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, बिहार, कलकत्ता। पार्ट बी स्टेट प्रिंसली स्टेट होते हैं, जैसे प्रिंसली स्टेट में कौन कौन सा हो गया? हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर। और पार्ट सी में हो गए जो चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंस हुए, और कुछ प्रिंसली स्टेट जैसे कि दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, वहाँ का जो हेड था वो चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। और साथ ही साथ पार्ट डी स्टेट, वहाँ पे पार्ट डी स्टेट सिर्फ और सिर्फ एक था, वो जो कि था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट, इंडिपेंडेंस के बाद लोगों ने डिमांड करने लगा कि हमारे स्टेट को आप लैंग्वेज के बेसिस पे आप ऑर्गेनाइज कीजिए। जैसे कि तेलुगु लोगों ने एक अलग स्टेट का मांग किया, मराठी लोगों ने अपना अलग स्टेट का मांग किया, गुजराती लोगों ने अपना एक अलग स्टेट का मांग किया। तो इसके ऊपर पहली बार एक कमेटी बनती है, जो कमेटी का नाम था धार कमीशन, 1948 में बनी। तो इसको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था, और क्वेश्चन उनके पास ये था कि स्टेट को क्या लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो उस धार कमीशन का रिपोर्ट था नहीं, स्टेट को जो डिवाइड किया जाएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से करना चाहिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी के हिसाब से और नेशनल यूनिटी के हिसाब से करना चाहिए। लैंग्वेज कोई प्राइमरी रीजन नहीं होगा किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का। और फिर 1949 में जेवीपी कमेटी बनती है। इसके जो मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन थे, जवाहरलाल नेहरू, और फिर वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया। इसीलिए इस कमेटी का नाम हो गया जेपीवी, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई। तो इन लोगों का भी ये था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को नहीं रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। 1953 में क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है कि वहाँ पे पोत्ती श्री रामुलु ने एक तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट का डिमांड किया, और उन्होंने क्या किया कि अनशन किया, भूखे रहने का अनशन किया, और तब तक फास्ट टिल डेथ, मतलब उन्होंने अपने डेथ तक फास्टिंग रखा, और उनकी उसकी डेथ हो गई, जिसके वजह से लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुआ और गवर्नमेंट ने लोगों की डिमांड को मान लिया। और जो आंध्र प्रदेश थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाली पहली स्टेट थी, जो कि 1953 में बनी थी।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास हो गया। पहले जो ABCD थी उसको एबॉलिश कर दिया गया और इंडिया में स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस से, कल्चर के आधार पे, ये इन बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया। आर्टिकल 2 देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो आर्टिकल 2 प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट यूनियन में एडमिट कर सकता है या इस्टेब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट को ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। मीन्स एडमिशन कर सकता है, मीन्स एक आउटसाइड टेरिटरी इंडिया को ज्वाइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो सिक्किम है, इंडिया में एक्सेशन हुआ 1975 में और इंडिया का 22nd स्टेट बना वो। इस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एक पूरी तरह से एक नया स्टेट को बना सकती है। और साथ ही साथ आर्टिकल 3 क्या बात करता है, आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम्स। आर्टिकल 3 जो है पार्लियामेंट को बहुत वाइड पावर देता है। पार्लियामेंट एक नया स्टेट को बना सकता है बाय सेपरेटिंग टेरिटरी, यूनाइटिंग स्टेट, यूनाइटिंग पार्ट ऑफ स्टेट या कंबाइनिंग यूनियन टेरिटरी। जो पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का एरिया को बढ़ा सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया को छोटा कर सकता है। जैसे कि झारखंड को बिहार से अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से किया गया। बाउंड्रीज को भी अल्टर कर सकता है, मीन्स उनके जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं उसको भी अल्टर कर सकता है, उनके नाम को भी अल्टर कर सकता है। जैसे मद्रास का जो पुराना नाम था, मीन्स तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास था, मैसूर का कर्नाटका था, उड़ीसा का उड़ीसा था, उत्तरांचल का उत्तराखंड था। जो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर ये होता है कि जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे, और जो प्रेसिडेंट है इस बिल को रेफर करेगी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अप्रूव कर सकती है इस बिल का या अपोज कर सकती है, कुछ अपना सजेशन दे सकती है। और जो इनके ऊपर जो अपना व्यू रखी है स्टेट, उसके से पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। इसीलिए जो स्टेट का जो कंसेंट है वो नेसेसरी नहीं है, पार्लियामेंट का जो रिकमेंडेशन है वो नेसेसरी है। जबकि स्टेट का जो ओपिनियन लेना है वो नेसेसरी है, पर उससे बाउंड होना वो नेसेसरी नहीं है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का। ये एग्जांपल है आर्टिकल 3 का। इसमें क्या होता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उसको डिवाइड कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर के बीच में और लद्दाख के बीच में। तो इससे ये पता चलता है कि स्टेट जो है डिस्ट्रक्टिबल है, बट यूनियन ऑफ इंडिया जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है। अब आर्टिकल 4 क्या बात करता है, आर्टिकल 4 दो इंपॉर्टेंट रूल को बताता है। सबसे पहले पार्लियामेंट जो है कॉन्सिक्वेंशियल चेंज कर सकता है। जैसे कि जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, तो उसके वजह से उसको सप्लीमेंटल प्रोविजंस में भी करना होता है और इंसिडेंटल प्रोविजंस भी करना होता है। सप्लीमेंटल प्रोविजंस जो होते हैं, जो एडिशनल प्रोविजंस होते हैं, लॉ को इफेक्टिव करने के लिए होते हैं, और इंसिडेंटल प्रोविजंस वो होते हैं जो कि माइनर प्रोविजन होते हैं, जो कि मेन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस, कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस जो प्रोविजंस जो उस चेंज की वजह से नेसेसरी हो जाए वो कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो वो लॉ बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं होता है। इवन दो जो लॉ है वो कुछ पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट को चेंज कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल में जो लिस्ट ऑफ द स्टेट है उसमें चेंज हो सकता है या यूनियन टेरिटरी में चेंज हो सकता है। फोर्थ शेड्यूल में जो लोक राज्यसभा में उन जो स्टेट्स है उसका सीट का एलोकेशन है वो भी चेंज हो सकता है। इसको एक अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना गया है, और इसलिए यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, एक सिंपल मेजोरिटी से भी काम हो सकता है। अब हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं आर्टिकल 1 क्या बात करता है। आर्टिकल 1 जो इंडिया के नेम और उसकी टेरिटरी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 2 क्या बात करता है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट करता है किसका, न्यू स्टेट्स का। आर्टिकल 3 किसके बारे में बात करता है, एक नया स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में, उनकी एरियाज को अल्टर करने के बारे में या बाउंड्रीज या उनके नेम्स को अल्टर करने के बारे में। आर्टिकल 4 किससे बात करता है, वो सप्लीमेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस के बारे में बात करता है, और जो कि सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है यहाँ पे। तो कंक्लूजन ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 है, एक यूनिक फीचर है इंडियन फेडरलिज्म का। इंडिया यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट है, पर फेडरेशन ऐसा फेडरेशन नहीं है जो कि सॉवरेंस के बीच के एग्रीमेंट का बना है। यहाँ पे टेरिटरी तो फ्लेक्सिबल है बट पॉलिटिकली इंडिविजिबल है, मीन्स स्टेट्स जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है, जबकि इंडिया को डिवाइड नहीं किया जा सकता है।
पार्लियामेंट के पास यहाँ एक्सटेंसिव पावर है क्या कि नए स्टेट को एडमिट कर सकता है, नया स्टेट क्रिएट कर सकता है, या उनकी बाउंड्री एडमिट कर अल्टर कर सकता है, उनके नाम बदल सकता है, उड़ीसा को उड़ीसा कर सकता है, उत्तरांचल को उत्तराखंड कर सकता है। अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 1 to 4 को समरी में कर लें तो इंडिया जो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट का, पर उसका टेरिटरी चेंज हो सकता है बट उसकी यूनिटी हमेशा परमानेंट रहती है। तो थैंक यू गाइस, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।